नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी। ये तय हुआ था कि 6 दिसंबर यानी कि आज के दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, लेकिन तमाम जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनकी व्यस्तता होने की वजह से, कुछ की तबीयत नासाज होने की वजह से, और आपको पता है कि किस तरह से साइक्लोन तूफान जो है अब वो तमिलनाडु में आया हुआ है, इसलिए एम.के. स्टालिन नहीं आ पाएंगे। नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, ममता बनर्जी की यहाँ शादी है, और इसी तरह की अलग अलग राज्यों के जो जो हेड्स हैं या पार्टियों के जो हेड्स हैं, उनकी दरअसल व्यस्तता होने की वजह से इसको फिलहाल डिले कर दिया गया है। और अभी बताया जा रहा है कि 16 या 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। ये एक खबर है, लेकिन दूसरी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आप देख रहे होंगे लगातार जब से इन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 3 जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तब से ही एक नया हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल शुरू हो गया है। और अब ये हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर शुरू हुआ है, और इसमें सिर्फ गोदी मीडिया तक ये सीमित नहीं है, बल्कि सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया कहे जाने वाले या ऑल्टरनेटिव मीडिया का हिस्सा होने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर वेब पोर्टल्स हैं, उन सबका हाल भी लगभग एक जैसा ही नजर आ रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिमट रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, हिंदी पट्टी से गायब हो रही है। क्या अब 2024 की लड़ाई जो है एक तरफा होने जा रही है? क्या अब इससे ये तय हो गया है कि एक तरफा होगी 2024 की लड़ाई? और अब ये कहा जा रहा है, देखिए, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, उसके बड़े बड़े नेता जो हैं वो तमाम साइडलाइन हो रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन से अलग राह अपना रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस अहंकारी पार्टी है, वो सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? तकरीबन इसी तरह की हेडलाइंस आप लगातार तमाम गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया और ऑल्टरनेटिव मीडिया, सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया, सब में आप देख रहे हैं। आप देखिए, इस तरह की हेडलाइंस दरअसल लोकतंत्र का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं है या फिर जो पार्टी सत्ता में है उसका कोई ऑल्टरनेटिव अगर नहीं है, तो आप बताइए ये इलेक्शन एक तरफा ही हो जाएगा। और इस तरह की हेडलाइंस देने का दरअसल मकसद क्या है? जब इन दलों की तरफ से तमाम नेताओं ने आकर साफ तौर पर यह कह दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, जो 28 दल हैं उनमें से जो बड़े दल हैं, उन्होंने सामने आकर ये साफ कह दिया कि उनकी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि वो आने वाले वक्त में 16 या 17 दिसंबर को फिर से एक मंच पर आकर वो ये मीटिंग जो है वो होगी और तमाम जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। आप सोचिए, एक दो दल नहीं है बल्कि 28 दल हैं। 28 दलों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा वो हुए हैं, एक नहीं 3-3 उनकी मीटिंग हुई है। ये जरूर बात है कि इन 5 राज्यों के चुनाव की वजह से जो गति है वो धीमी हो गई, जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ गई, ये लेकिन ये पहले से ही तय था। क्या बीच में अगर एक आध मीटिंग हो जाती तो शायद इन सवालों का जवाब भी सीधे तौर पर मिल जाता। अब आप ये सोचिए कि कर्नाटका की जीत के बाद एकदम से और हिमाचल की जीत के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, किस तरह से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की मैं बात करूं कि उनमें एकदम से तमाम ये जो दल है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ था। और उसी के बाद ही आप ये देखिए कि मई में कर्नाटका का चुनाव का नतीजा आया था और जून में बिहार में ये रैली की गई थी, ये मीटिंग की गई थी, उसके बाद बेंगलुरु, फिर उसके बाद मुंबई, जहां पर इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मजबूती है वो कितनी महत्वपूर्ण थी इन दलों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए। और अभी भी जब कांग्रेस हार गई है इन तीनों राज्यों में, तब भी आप ये देखिए कि उसको भारतीय जनता पार्टी से 9.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। उसका वोट प्रतिशत अभी भी 40% है। लोग ये कहते हैं कि ये तर्क नहीं है, ये दरअसल कुतर्क है, इनकी बात आपको नहीं करनी चाहिए। हार हार होती है, जीत जीत होती है। लेकिन जब कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो यही तर्क देती हुई नजर आती है, तब इसको कुतर्क नहीं कहा जाता है। और यही फर्क लगातार मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। ईवीएम से लेकर तमाम चीजों पर अगर कांग्रेस सवाल उठाती है
तो उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उसको कुतर्क या रोना बता दिया जाता है। लेकिन जब यही बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है तब इस तरह की कोई भी हेडलाइंस जो है वो नहीं दी जाती हैं। और अभी आप ये देखिए, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी थोड़ा आपकी आंखें खोलने के लिए। लेकिन अभी सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज शाम के शो और अखबारों की सुर्खियों के लिए उनके कुछ सुझाव हैं। उन्होंने लिखा है, भाजपा में घमासान, राजे ने दिखाई मोदी को आंख, शिवराज के आगे मोदी मौन, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, जीत के बाद बड़ी दुविधा में फंसी भाजपा। ये तमाम वो हेडलाइंस वो बता रही हैं। असमंजस में भाजपा, रमन ने किया मोदी के का अमन भंग, छत्तीसगढ़ में मचा 36 का आंकड़ा, राजस्थान का खेला नहीं हुआ खत्म, सीएम को लेकर फंसा पेच, और मध्य प्रदेश का खेल नहीं संभाल पा रहा एक अकेला, सीएम चेहरों पर आरएसएस बीजेपी आमने सामने। तो ये हेडलाइंस उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि ऐसी हेडलाइंस कांग्रेस के लिए चलाई गई थी और अब जो घमासान तीनों राज्यों में मचा पड़ा है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, सब अपने बड़े बड़े दावेदार बनकर जो सामने आए हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर है, इन सबको लेकर कोई हेडलाइंस नहीं चलाई जा रही है, कोई हेडलाइंस मैनेज नहीं की जा रही है। सारा का सारा फोकस किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाए, उसमें तमाम लोग, तमाम पत्रकार और तमाम सोशल मीडिया के धुरंधर जो हैं वो लग गए हैं। वो ये इसमें एक सिल्वर लाइन जो है वो ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और वो सिल्वर लाइन के बारे में मैं बात करूंगी आपसे, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा इंडिया गठबंधन को लेकर वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जिस सिल्वर लाइन की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा आपका वक्त दूंगी, वो आप देख लीजिए। 2019 की लोकसभा की ये तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके बाद क्या तस्वीर 2024 में बनेगी बीजेपी और कांग्रेस के लिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी 2019 में। और अगर अभी विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 11 सीटें 2024 में मिल सकती हैं। वहीं अगर एमपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी ने एमपी में 28 लोकसभा सीटें जीती थी 2019 में, और 2024 की अगर हम बात करते हैं, और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। और 2024 की अगर हम बात करते हैं, अभी का सिनेरियो जो विधानसभा का है, जो अभी जीत हुई है उसके बाद और कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद, तो बीजेपी 24 और कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3 सीटें और बीजेपी 8 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना में बीजेपी एक भी नहीं सीट जीत पाएगी और कांग्रेस जो है वो 9 सीटें जीत सकती है। 82 लोकसभा सीटों में से अगर हम बात करते हैं तो 2019 में बीजेपी ने 66 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो बीजेपी 46 और कांग्रेस 28 सीटें जीत सकती है। यानी कि 2019 से और 2024 का अगर कंपैरिजन करते हैं, इन हार के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 2024 में एक बेहतर प्रदर्शन की तरफ जा रही है। तो इस तरह के एनालिसिस भी लोगों के सामने रखना जरूरी है। ये बताने की जरूरत है कि 9.5 लाख वोट अभी भी कांग्रेस के ज्यादा हैं और 40% से ज्यादा उसको वोट परसेंटेज उसका है, और कुछ राज्यों में उसका वोट परसेंटेज बड़ा है, और तेलंगाना जैसा एक बड़ा राज्य उसके पाले में गया है। तो ये तमाम बातें जो हकीकत है वो हकीकत लोगों तक पहुंचाना उसी तरह से जरूरी है जो पिक्चर सामने है, क्योंकि लगातार इस तरह की नेगेटिव कैंपेन जो है राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर शुरू हो गई है। एक हार के बाद हार की समीक्षा की जानी चाहिए, उसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए, उसके हर पहलू पर बात की जानी चाहिए, और जो इसके जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। इस्तीफा लेना हो तो इस्तीफा लिया जाना चाहिए। उन कंधों पर जो खामखा का जो एक बोझ है पार्टी के ऊपर, जिनको लादा जा रहा है, जिन नेताओं को, उनको शट ऑफ कर उनको झाड़ कर एक नई शुरुआत के साथ 2024 के लिए कदम रखना चाहिए। ये तमाम स्ट्रेटेजी कांग्रेस को बनाने की जरूरत है, और एक बड़ी पार्टी, एक नेशनल पार्टी होने के नाते इंडिया गठबंधन में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी तमाम दल जो हैं वो रीजनल पार्टीज हैं। मैं आपको सुनवाती हूं कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार हो रही है और उनके नाम पर हो रही है। सुनिए आप, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो ही जीता हुआ वही थे,
अरे इसके पहले भी बीच में आप भी बीच में लोग जीत गए थे, अब फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है। मैंने कांग्रेस को भी कम वोट में अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। तो चलिए, जो भी फैसला करना है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए, और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तब फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीजों पर कोई खास चर्चा नहीं है। अरे सब तो होते रहता है, इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीती है। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से, जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तय किए थे तो बात दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया तो हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों में जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में, और जो अपना राज्य करे देश से। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई। तो अभी आपने यहाँ पर नीतीश कुमार को सुना और साफ साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि जब भी अगली तारीख तय होगी वो जाएंगे वहां पर, और इसमें तेजी, एक रफ्तार जो है वो लाई जाएगी। जाहिर सी बात है तमाम पार्टियों को मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सीटों के बंटवारे को लेकर कि एक साथ एक राय बने। और जिस तरह से ये कहा गया, एक ही मास्टर स्ट्रोक है इंडिया गठबंधन के पास, और वो ये है कि वो तमाम सीटों पर, यानी कि तमाम लोकसभा की जो सीटें हैं उस एक सीट पर तमाम दल एक कैंडिडेट तब उतारेंगे जब भी भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टी है जिसके पास तमाम तरह के हथकंडे हैं, जो साम दाम दंड भेद से इलेक्शन जीतना जानती है और नहीं भी जीते तब भी सत्ता पर काबिज होना जानती है, तो उससे अगर उन्हें लड़ना है तो ये उनके लिए एक ही वाहिद उनके पास विकल्प है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा, आप उनको लगातार मेरे प्रोग्राम्स और तमाम जगह देखते हैं। विवेक देशपांडे जी हैं, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अनिल सिन्हा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा और अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अनिल सिन्हा जी, शुरुआत में आपसे करूं, इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह की एक नेगेटिव खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, और लगातार मैं देख रही हूं कि ना सिर्फ गोदी सरकारी मीडिया बल्कि सेक्युलर मीडिया में भी ये बताया जा रहा है कि नीतीश देखिए दूर हो गए हैं, अखिलेश नहीं है साथ, और ये जो तमाम दल हैं ये बहाने बनाकर दरअसल दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस अहंकारी पार्टी है, उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को अपना अहंकार कम करना पड़ेगा, बिना किसी से बात किए मीटिंग रख ली। ये इस तरह की तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दबाजी है? ये एक तरह का नेगेटिव कैंपेन है, हार हुई है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही हो जितनी की जरूरत है। एकदम से तमाम तरफ से गोदी मीडिया काफी है, सेकुलर मीडिया भी उसका साथ देता हुआ इस तरह से नजर आए तो क्या आपको ठीक लगता है? और क्या जब नीतीश कुमार खुद सामने आकर और तमाम पार्टी के नेता खुद सामने आकर ये कह रहे हैं कि उनकी व्यवस्था है या वो बिजी हैं, तो उसको लेकर इस तरह का कैंपेन कैसे देखते हैं आप इसको और इंडिया गठबंधन की स्थिति को फिलहाल? तो गोदी मीडिया आप कह रही हैं, मतलब जो सेकुलर मीडिया में तो किसी को कंफ्यूजन है नहीं, ना आपको है ना लोगों को है, तो उसके बारे में तो बात क्या करना है। उनको ये मौका मिल गया, अब ये 2024 तक यही नैरेटिव चलेंगे।
और इस नैरेटिव को अब पहले से गोदी मीडिया क्या कर रहा था आपको मालूम है कि जो उनका आईटी सेल नहीं कर पा रहा था, कई चैनल्स ऐसे हैं जो आईटी सेल से बढ़ के काम कर रहे थे, ओपिनियन पोल्स ला रहे थे, छींकने पर भी मोदी जी के छींकने पर भी ओपिनियन पोल हो जाए, इस टाइप की सिचुएशन उन्होंने बना रखी थी। तो उसके बारे में सबको मालूम है, वो सोशियोलॉजी जो है इस मतलब जर्नलिज्म का, इस तरह के मीडिया का, उसके बारे में दुनिया में इसके बारे में रिसर्च हुए हैं। अब किस तरह से ओपिनियन बिल्डिंग किया जाता है, ब्रांड बनाए जाते हैं, और किस तरह से पोस्ट ट्रुथ, जिसको झूठ से भी बढ़ के आगे बढ़ के, मतलब सच का कहीं कोई उसमें लेश मात्र भी जगह नहीं हो, ऐसा सिचुएशन ये तो बनाते हैं। गोदी मीडिया उसका एक हिस्सा है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उसके बारे में तो कुछ कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप दलाल मीडिया भी कह सकते हैं, तो वो तो है। लेकिन जो सेकुलर मीडिया है वो किस ग्रंथि से ग्रस्त है उसको भी समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो यूट्यूबर्स एक नया को मौका मिला था, लोगों का सपोर्ट मिला था, मतलब सपोर्ट इन द सेंस हर तरह का सपोर्ट लोगों ने दिया था, व्यूअरशिप के जरिए, पैसे, ये डोनेशंस के जरिए, लेकिन पर खरा नहीं उतर पा रहा। ये रियलिटी जितनी जल्दी हम उसको स्वीकार कर लें ये बेहतर होगा। ये जो सेकुलर मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, ये अल्टरनेटिव मीडिया, उस मीडिया को एक कॉम्प्लेक्स तो ये हिट करना चाहता है, उस पे अब जो गोदी मीडिया है, जिस टर्म से गोदी मीडिया को अल्टरनेटिव सिर्फ इसमें नहीं बनना है कि वो कॉर्पोरेट द्वारा संचालित नहीं है और बाहर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। उनको नैरेटिव वाइज जो है, जो लोकतंत्र की जो स्थिति है, जो भारत में जिस तरह का निजाम चल रहा है, जो एक तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ देश, कम्युनल कंट्री हो रहा है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों की कोई हैसियत न रह जाए, ऐसी ओर बढ़ता हुआ देश है। इस रियलिटी को वो फर्जी निष्पक्षता से नहीं लड़ सकते हैं। ये उनको ये भी ध्यान नहीं सोचना चाहिए उनको लोग निष्पक्ष कहें, वो उसी गोदी मीडिया से सर्टिफिकेट चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि गोदी मीडिया सेट करता है अल्टरनेटिव मीडिया का एजेंडा, नैरेटिव चलाता है, उसी के अनुसार आप चलने लगते हैं। ये जो कांग्रेस के बारे में जो अभी चल रहा है वो मतलब गोदी मीडिया का अल्टरनेटिव, ये क्या कहते हैं, नैरेटिव है, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव उनके ही पक्ष में जाने वाला। अब अब हम आ जाए कि इंडिया पहले तो आए कि कांग्रेस के बारे में कांग्रेस की न सीट पर न वोटिंग परसेंटेज घटा है, ओवरऑल जो परसेंटेज है, आपने सही बताया कि 9 लाख वोट उनको ज्यादा मिले हैं, जो कॉन्क्रीट जो मतलब टर्म्स में, जो संख्या नंबर्स में। अब इसके अलावा वो जो सेट करना चाहते थे, आज भी मैं मानता हूं कि बीजेपी उन्हीं को रिस्पॉन्ड कर रही है। राहुल गांधी नैरेटिव जिन्होंने उन्होंने बनाया, उसी नैरेटिव को सेट कर रही है। अगर आप देखेंगे कि भाषण, उसमें जो 4 कैटेगरीज बोल रहे हैं, वो ये कैटेगरी ये बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना और जो बाकी चैलेंज जो गांधी ने उनके सामने पेश किया है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो डायरेक्ट जो 2019 और अभी का देख लीजिए, जो राष्ट्रवाद और जो कम्युनलिज्म का जो मिक्स था, वो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, उनको एड्रेस करना पड़ रहा है इसी को। तो एजेंडा अभी भी राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव में मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट क्या है, इसकी चर्चा कोई करता ही नहीं। मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट है। तो पैसे जमा, जो बूथ पन्ना प्रमुख वो बता रहे हैं, वो झूठ है। मुझको मालूम है, बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में उन्होंने लोग बहाल किए थे 30-30 हजार रुपया दे करके, यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, लिए जिनका काम था कि कौन आदमी कहाँ वोट प्रभावित करता है, किस जाति का, किस धर्म का, और कैसे उनको न्यूट्रलाइज करना है। ये कोई पन्ना प्रमुख ये नहीं है कि कोई बीजेपी के आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहे हैं या किसी का ये कर रहे हैं। वो पोलराइज कर रहे हैं सोसाइटी को, के नाम पे, धर्म के नाम पे, और पैसा बांट रहे हैं।
बांटने का है जी। ये पर इसमें ये जोड़ करके भी आप देखिए जो रिपोर्ट आई किस तरह से चंदा जो है 720 करोड़ रुपए मिले इसको, ये बीजेपी को 80 करोड़ चंदा कांग्रेस को। ये तो लीगल जो ये है, मतलब जो अकाउंटेड मनी है, अनअकाउंटेड पैसा कितना रहा है वो आप देख लीजिए। तो इस सब परिस्थितियों में कांग्रेस ने चुन कर मतलब इतने वोट लाए और स्क्रैच से, मतलब स्क्रैच मतलब उसके पास संगठन भी वही ओल्ड संगठन। निश्चित तौर पर कमलनाथ या गहलोत जैसे जो पुराने लोग हैं, 70s के इंदिरा गांधी के जमाने के लोग हैं, उनको फेज आउट करना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। राहुल गांधी ये नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस को बचाना मतलब इंटैक्ट रखना भी उनकी जरूरत थी, जो उन्होंने किया। तो कहां कहां उनका सक्सेस हुआ, फेलियर्स जो हुए उसके कारण सिर्फ कांग्रेस में या गठबंधन, बाहर भी है, बाहर है एक डेमोक्रेसी, सिकुड़ता हुआ डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया में कैंपेन, 17 करोड़ का व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसी का बीजेपी का आदमी बता रहा था, उसमें रोज बताना नेहरू और गांधी ने किस तरह से देश को बर्बाद किया, बांट दिया। ये नैरेटिव, कॉमनल नैरेटिव, झूठ की नैरेटिव, उससे उसको ये करना। दूसरा, एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बन रही है और पूरी दुनिया में उस सोसाइटी में जो नया नौजवान आ रहा है कोई मतलब नहीं है, वो नेटफ्लिक्स और ये देखता है। एक तरफ वल्गैरिटी को ये प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ संस्कृति के नाम पर धर्म की पुड़िया, जिसमें कि आपको मालूम है आदित्यनाथ या बालाकृष्णनाथ जैसे नेता सोशल लीडर्स बन गए हैं, जो कल 50s में कोई करपात्री जी धार्मिक नेता थे, कई ने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे नेता थे, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं थी। आज ये कुर्सी पर बैठ गया। ये चेंजेज को भी देखना चाहिए। ये अल्टरनेटिव मीडिया का काम है, एडुकेट करे लोगों को डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म के बारे में। वो इसी की नैरेटिव, गोदी मीडिया की नैरेटिव चलाता है कि कांग्रेस तो अब खत्म हो गई, इसका मतलब 2024 में कोई ये नहीं है। इंडिया गठबंधन में आपने बताया ही, नीतीश ने कहा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा मीटिंग में, ये सवाल उन्होंने पूछा। बताया कि बकवास आप जो है चला रहे हो कि मैं उस मीटिंग में नहीं शामिल होना चाहता। अखिलेश ने भी, यादव ने भी नहीं कहा है कि वो इंडिया गठबंधन से निकल रहे हैं, उनका अटैक। लेकिन मैं ये जरूर जोड़ूंगा कि अखिलेश का अटैक मिसप्लेस्ड है। वो कांग्रेस को टारगेट करते हैं, जबकि उनको टारगेट करना चाहिए बीजेपी को। और नैरेटिव यूपी में स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनानी थी बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं बना पा रहे हैं। और उसको उसकी जो जिस काम को कर नहीं पा रहे हैं किन्हीं वजहों से, उसके लिए वो कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं। वो उन्होंने कौन सी नैरेटिव विधानसभा के चुनाव में बनाई जिसके लिए कहा जाए, कौन सा ऐसा उन्होंने अलायंस बनाया जो कांग्रेस नहीं बना पा रही है। इस मामले में अगर है तो बिहार तौर पर मॉडल उन्होंने रखा है अलायंस का, नैरेटिव का और सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों इनिशिएटिव का। वो इंडिया गठबंधन के लिए आगे भी काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर रखी हैं और एक तरह से आईना दिखाने का आपने काम किया है। विवेक जी, आप इंडिया गठबंधन की स्थिति को फिलहाल किस तरह से देखते हैं? क्या आप जायज मानते हैं जिस तरह का पूरा एक नेगेटिव कैंपेन बहुत जल्दबाजी में एक तरह का शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया पर, तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर मैं ये बोलूं कि पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर किसी पार्टी के समर्थक हैं, इस तरह से वो पेश आते हैं, वो जिस तरह का कैंपेन कर रहे हैं, क्या ये एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए ठीक है कि आप एक पार्टी की आप समीक्षा करिए कि हार की क्या वजूहात रही, क्या इसके पीछे के कारण रहे, और आप इसको लेकर कांग्रेस से सवाल पूछिए, उनसे कहिए कि आपको ये करने की जरूरत है। लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस खत्म हो रही है, सिमट रही है, उसका वजूद खत्म हो रहा है, और एक तरह का वो उस परसेप्शन, उस नैरेटिव का हिस्सा बन जाना जो बीजेपी चाहती है कि वो हिस्सा बने, कि 2024 की लड़ाई एक तरफा है, उसने अभी से ही ये करना शुरू कर दिया है। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह के नारे लगे, लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वो कार्यालय है, वो पार्लियामेंट नहीं है जहां पर गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए पॉलिसीज बनती हैं जिनको ऊपर उठाकर लाया जाए, बल्कि वहां पर आपकी तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लग रहे थे, वहां पर मोदी मोदी हो रहा था वहां पर। जी
बुशरा जी, जिस तरह से अभी पिछले 1-1.5 महीने में हमने जिस तरह से भारत की राजनीति को देखा है, मतलब इलेक्शन के दौरान कम से कम 1.5 महीना इंडिया अलायंस का जो काम है वो लगभग ठप जैसा था। ये जो एक बात है, देखिए उससे पहले अलायंस बना, 4-5 महीने से कोशिश चल रही है, अलायंस बना और बीच में इलेक्शंस आए तो अलायंस का काम लगभग रुक सा गया, जो नहीं होना चाहिए। काम लगातार चलते रहना चाहिए था, लेकिन इस 1.5 महीने के दौरान हमने कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी। अब जो कांग्रेस के अलावा जो बाकी अलायंस के पार्टनर्स है, उनका ऐसा कहना है कि ये कांग्रेस जो है वो इलेक्शन में बिजी रही और उन्होंने, कांग्रेस का ये था कि भाई इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। और वो ये भी लगाते रहे आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस अपनी इन स्टेट्स में अगर अच्छे कांग्रेस को सीटें अच्छी मिलती है और वो जीत जाते हैं तो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाकर फिर कांग्रेस, जिसको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, वहां से बात करेगी और फिर हमसे ज्यादा मतलब बार्गेन में हमसे ज्यादा वो पाने की कोशिश करेगी। इस तरह की भी कुछ अटकलें बाकी अलायंस पार्टनर्स की तरफ से लगाई जा रही थी। अब वो उनमें कितनी सच्चाई है, क्या है, यह अपने आप में अलग डिबेट है, लेकिन एक बात तो सच है कि करीब 1.5 महीना अलायंस का काम लगभग ठप था। मैं ये मानता हूं कि इन 1.5 महीनों में ये जो 5 राज्य है, उसके अलावा बाकी जो राज्य है वहां पर क्या अलायंस कर सकता है, उसके बारे में तो चर्चा हो ही सकती थी। अब उसके लिए कांग्रेस को थोड़ा सा वक्त निकालना भी जरूरी था, वो करना चाहिए था। बाकी स्टेट्स का तो क्या है, इलेक्शन सिर्फ 5 राज्यों में, तो 2024 में आपको इन सिर्फ 5 राज्यों में थोड़ी सामने जाना है बीजेपी से, आपको तो बाकी पूरे देश में भी इलेक्शन लड़ना तो हो ही सकती थी। लेकिन 1.5 महीने का समय, 2024 की इलेक्शन को भी 7-8 महीने ही उस समय बचे थे, उसमें 1.5 महीना अगर आप अलायंस का काम कुछ भी न चले, आगे न बढ़े, ये ठीक नहीं है जी। ये अलायंस ठीक नहीं। लेकिन जी आप अपनी बात को रोकिएगा, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन ये था मेरा आपसे कि अगर आप ये देखें कि कांग्रेस का मुकाबला किस तरह की ताकत से है, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी जैसी ताकत से है, जिसके पास तमाम एजेंसियां हैं, जिसके पास तमाम मीडिया है, उसके पास धन बल सब कुछ है, वो केंद्र में है, ज्यादातर राज्यों में है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह का फोकस करके और तमाम जो अपनी पूरी ताकत है, तमाम राज्यों के भी जो नेता हैं वो भी अलग अलग जगहों पर कैंपेन करने के लिए जा रहे थे, तो ये करना, एक मैसेजिंग देना बहुत जरूरी था। हालांकि वो मैसेजिंग गलत चली गई, वो हार गई, वो अलग बात है, लेकिन उसने कोशिश की और अगर यहाँ जीत जाते तो एक कड़ा मैसेज जाता और कहीं ना कहीं परसेप्शन की जो एक पूरी राजनीति है उसमें उसको एज मिलती। तो क्या ये जरूरी नहीं था? क्योंकि हार गए तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। को दूसरी तरह से रखूंगा, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सारे अलायंस के पार्टनर्स कांग्रेस के साथ इस इलेक्शन कैंपेन में शामिल होते तो एक अलग मैसेज जाता। वो मैसेज नहीं गया है, सिर्फ कांग्रेस ने अकेले ही इसका कैंपेन किया। मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस ने क्या ममता को बुलाया था, क्या नीतीश कुमार को बुलाया था कैंपेन के लिए, क्या कांग्रेस ने उनको इतनी तवज्जो दी थी, या फिर कांग्रेस ने बुलाया और उन्होंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता। दोनों मतलब कांग्रेस और बाकी पार्टियों के बीच में किस तरह से डायलॉग रहा, डायनेमिक्स उनके रिलेशनशिप का क्या रहा इन 1.5 महीनों, मुझे पता नहीं। क्या कांग्रेस ये चाहती थी कि वो अकेले बूते पे लड़े और ये दिखाया बाकी अलायंस पार्टनर्स को कि देखिए आज हमारी ताकत, आज भी हमारी इतनी है, तो क्या ये था? या फिर अलायंस पार्टनर्स नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इसमें जीते और कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़े? ये सब जो है ये इसमें इसकी जो चर्चा पूरी मीडिया में चल रही थी और हम भी जानते हैं किस तरह की बातें अलायंस पार्टनर्स भी कह रहे थे, उनके तरफ से भी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। नीतीश कुमार ने भी कभी 1-1.5 महीने पहले इस तरह की नेगेटिव बातें कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस न लेते हुए निकल गए बंगलोर से या कहीं से, मुझे जहां तक याद है। तो ये सारी मनमुटाव वाली बातें तो सारी दुनिया ने देखी है। तो ये आज तो पूरा यूनिटी इंडेक्स 100% होना चाहिए। आज नाउ और नेवर वाली लड़ाई है, डू और डाई वाली लड़ाई है। तो ऐसे समय में आपके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको पब्लिक फोरम पे ना आए, इसकी आपने कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार जी ने आज आपने जो उनका क्लिपिंग दिखाया, उन्होंने बात को संवार लिया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से आगे वो अलायंस सुचारू रूप से काम करे, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो 1.5 महीने का समय उसमें से गया है, वो उसका एक अच्छा उपयोग
किया जा सकता था। इन 5 राज्यों के अलावा बाकी जो देश है वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए, वहां पर सीटों का बंटवारा कैसा हो सकता है, अभी आप यहां से शुरू करेंगे। अभी दिसंबर महीना और 18 तारीख को भी शायद मीटिंग होने जा रही है, तो आप देखिए पूरा ये साल तो निकल ही गया। अब अगले महीने में बीजेपी का राम मंदिर का कैंपेन शुरू है, तो उसमें कम से कम 1 महीना भर वो पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाएंगे। और बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है इवेंटबाजी, अच्छा लोग उससे इंप्रेस होते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसको आपको फैक्टरिंग करना पड़ेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, वो पूरे महीने में आप क्या करने वाले हैं। तो मैंने किसी एक कांग्रेस के नेता को ये सजेस्ट भी किया था, पता नहीं वो कुछ करने वाले हैं नहीं। मैंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा जो है वो आप ये इसी पीरियड के दौरान आप अगर करने वाले हैं तो करिए, ताकि मतलब आपका भी एक प्रेजेंस बना रहे मीडिया में, सोशल मीडिया में। ये ना हो कि सिर्फ राम जन्मभूमि की ही बात चल रही है 1 महीना भर। तो ये आप कब सोचेंगे, इस तरह के प्लान्स आप कब बनाएंगे? अगर 1.5 महीना आप सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में ही फोकस करते हैं और बाकी जगह आप अलायंस का जो काम है वो ठप हो जाता है, तो वो कुल मिलाकर 2024 के लिए बहुत हेल्दी बात नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है कि अलायंस खत्म हो गया वगैरह, इस तरह का स्पेकुलेशन में कोई अर्थ नहीं है। अलायंस जीवित है और बाकी सारी पार्टियां भी ये जानती है कि उनके भी अस्तित्व का सवाल है। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग के लिए एक दूसरे के साथ खिंचाव तनाव कोई भी अलायंस में होता है और वो बहुत ही मुझे लगता है नेचुरल है। अब यहाँ से आगे मुझे लगता है कि वो जो तनाव है वो कम हो जाएगा और वो सारे एक साथ बैठकर आगे का काम जो है वो ठीक ढंग से कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा, इसमें झगड़े होने वाले, उसके ऊपर से फिर से मीडिया में स्पेकुलेशन होगा ही, लेकिन उसको नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने अच्छा, आप सेक्युलर मीडिया की बात करें, हर जगह अगर आप बताइए कि कांग्रेस को पूरे सेक्युलर मीडिया में भी इस तरह की कोई भी बात नहीं होती तो ये अलर्ट भी नहीं होते। मतलब हर तरफ से अगर इस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन के लिए एक बात बन जाती है, एक मुद्दा बन जाता है। तो कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है और उसके लिए थोड़ा सा हैमरिंग, एक भारत के भविष्य के लिए थोड़ा सा हैमरिंग ऐसे लोगों की तरफ से भी होना चाहिए जो भारत को बिल्कुल से बचाना चाहती है। तो उस क्वार्टर से उन लोगों से अगर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो जाए तो उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने भी इस बात को क्रिटिसाइज किया है कि आपने 1.5 महीना वेस्ट क्यों किया। आपने कहीं ना कहीं अच्छा, जो बाकी जो अलायंस पार्टनर्स है वो आज जो गुस्सा दिखा रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, मुझे आपने तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा मकसद ही ये था कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़े। अब वो नहीं बढ़ी है तो फिर आप कुछ होने चाहिए, लेकिन आप किस बात का गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उनके तरफ से भी प्रॉब्लम है। आज एक सबसे बहुत अच्छा आज भी जो स्थिति आज मुझे दिखाई देती है वो ये है कि कांग्रेस का जो प्रतिशत है वो एक बहुत ही बड़ी एक आशा का किरण है। इसलिए है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, अलायंस पार्टनर्स के लिए भी है क्योंकि इन राज्यों में जब अलायंस होगा तो कांग्रेस के जो वोट्स है उसका फायदा अलायंस पार्टनर्स को भी होगा। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, इसलिए आज नीतीश कुमार जी का जो टोन है वो बदला हुआ, इसीलिए ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर बिहार में 40% वोट लेती है या 30% भी वोट लेती है तो वो जो 30% है उनके वोट के साथ जब ऐड हो जाएगा तो उनको भी फायदा है। ये बात सबको समझ में आ गई है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस की जो इन टर्म्स ऑफ वोट सुधरी हुई स्थिति है उसको देखते हुए सारे लोग कांग्रेस के साथ अभी एक दिल से काम करेंगे, इस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल। और जो आपने एक बात कही, जी बिल्कुल, और आपने एक बात जो इसमें कही और उसको ऐड करते हुए बिलाल साहब से सवाल पूछूंगी कि कांग्रेस की स्थिति क्या होती इस इलेक्शन में अगर कांग्रेस जीतती, यानी कि आप इंतजार तो कांग्रेस का ही कर रहे हैं, आप कांग्रेस को कोसते हैं, उन पार्टियों की बात कर रही हूँ जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, कि अभी आप क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं तो आप किस बिना पर कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो उस नेशनल पार्टी पे हैं। कर्नाटका और हिमाचल और जीत के बाद और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आया और तमाम पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई, नीतीश कुमार उसके सूत्रधार बने, एक के बाद एक मीटिंग्स हुई। अब आप इंतजार कर रहे थे कि अगर इन राज्यों में
कांग्रेस की जीत होती है तो एक बार फिर से एक बूस्ट मिलेगा और एक बार फिर से जो जब इंडिया गठबंधन एक साथ में आएंगे तो एक मैसेजिंग होगी कि देखिए हम इन जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। तो आप कहें या ना कहें, ये बात तो सच और हकीकत है कि वही नेशनल पार्टी है और उस पर कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो दल इसमें शामिल नहीं है या जो दल सिर्फ क्षेत्रीय है वो कांग्रेस पर डिपेंडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है बिलाल साहब की, जो मैंने विवेक जी से भी पूछा, कि आप इंडिया गठबंधन की स्थिति को फिलहाल किस तरह से आंकते हैं और देखते हैं और 2024 के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं? इस हार के बाद है ये बात कि मनोबल टूटा होगा और जाहिर सी बात है आत्मचिंतन और इन सब की जरूरत है, लेकिन इसको पीछे छोड़कर आगे की रणनीति बनाने के लिए क्या प्रोस्पेक्ट आप देखते हैं और किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए बुशरा साहबा, ये तो 3-4 सवाल हैं आपके और ये तो कंटिन्यूटी में आपने 3-4 सवाल पूछ दिए मेरे से, तो इसको तो मेरे को बहुत ही लंबा डिफाइन करना पड़ेगा। पहला सवाल आपका ये था कि ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस पे डिपेंड है, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जहाँ क्षेत्रीय दलों की निर्भरता कांग्रेस पर है, वहीं कांग्रेस को भी केंद्र में आने के लिए क्षेत्रीय दलों की सहायता की जरूरत है। आप इसको रिफाइंड फॉर्म में इस तरह कह सकती है। अगर एक तरफा अगर आप इसको स्कोर करेंगी तो ये पॉलिटिकली एक मैसेजिंग डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगा। एक दूसरे पर निर्भरता होती है तभी ये केंद्र में आ पाते हैं, तभी अलायंसेस बनते हैं। यूपीए फर्स्ट, यूपीए 2 जो केंद्र में सरकार कांग्रेस आई तो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही आई। अच्छा, अब मैं आपके सवाल पर आता हूं कि यूपीए के इंडिया गठबंधन के क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद और कांग्रेस अगर आप जीत जाती तो क्या करती, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके मुझे को लगते हैं। देखिए, अगर ये भी हाइपोथेटिकल हो जाता कि अगर कांग्रेस जीत जाती, तो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी मैं फिलहाल ड्रॉप कर देता हूं। देखिए, मैं सबसे बड़ी सिचुएशन बुशरा साहिबा मैं क्या समझता हूं कि इस देश के अंदर इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले एक आइडियोलॉजिकल अलायंस की जरूरत पड़ती है, वो होना चाहिए। आप इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में जब आप जाते हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करते हैं, तो क्षेत्रीय दलों को और केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, इस बात पर एक यूनानिमिटी होनी चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक आइडियोलॉजिकल होना चाहिए कि जो जबान क्षेत्रीय दल बोलेंगे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, वही जबान केंद्र की में सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को भी बोलनी चाहिए, और जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस बोल रही है वही जबान क्षेत्रीय दलों को भी बोलनी चाहिए। तो एक तो यह आइडियोलॉजिकल कंसेंसस की जरूरत है। भले ही आपका इलेक्ट्रोल कंसेंसस ना हो, लेकिन सवाल यहां सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का है, तो उसके लिए क्षेत्रीय दलों में और विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस में एक आइडियोलॉजिकल कंसेंसस होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि साहब इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिलेंगे, इस बात पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुछ नहीं समझती, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पहले तो एक आइडियोलॉजिकल कंसेंसस ये होनी चाहिए, और जब ये आइडियोलॉजिकल कंसेंसस या तो कांग्रेस एस्टेब्लिश करे या फिर क्षेत्रीय दल इसकी मांग करे या दोनों मिलकर कंसेंस करे, तब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिजल्ट ट्रांसलेट होते हैं। विदाउट आइडियोलॉजिकल कंसेंसस, विदाउट वैचारिक गठबंधन, कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गठबंधन किसी स्तर का भी हो कामयाब नहीं होगा। मान लीजिए आप गठबंधन कर लेते हैं इंडिया गठबंधन का, लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं जा रही पब्लिक के अंदर, तो उस गठबंधन का भी कोई फायदा नहीं। तो बुनियादी सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो भी सेकुलर ताकतें हैं, चाहे वो केंद्र वाली ताकत है, सबसे बड़ा पार्टनर है, या वो क्षेत्रीय दल है, इन सबको सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठा होना चाहिए आइडियोलॉजिकली पहले, और हमेशा रहना चाहिए इकट्ठा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इकट्ठा हो पाए या ना हो पाए, ये तो शीट शेयरिंग का मसला है, लेकिन वैचारिक स्तर पर अगर
समाजवादी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, कांग्रेस भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, ममता भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, नीतीश बाबू अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, आरजेडी भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। तो फिर इनमें आइडियोलॉजिकल कंसेंसस होने में डेफिसिट क्यों है? ये है पॉइंट असली। जी जी। जिस रोज इन लोगों के अंदर आइडियोलॉजी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा, उस रोज शीट शेयरिंग में भी कोई संबंध दिक्कत नहीं आएगी, उस रोज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उस रोज विनेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारा प्रॉब्लम ही आइडियोलॉजिकल डेफिसिट का है कि आप कोई जबान बोले, मैं कोई और जबान बोलूं। हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी है, समाजवादी वहां कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है, कांग्रेस समाजवादी के खिलाफ बोल रही है। तो यह है वो पॉलिटिकल नैरेटिव जिसकी जरूरत है बनाने की। मैं बहुत ही लार्जर प्रोस्पेक्ट में पॉइंटेड बात कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप जनता तक पहुंचाने में मेरी भी मदद करेंगी। तो माय पॉइंट इज दैट कि इस देश के अंदर सभी सेकुलर दलों में इस बात की एक सहमति बननी चाहिए कि भाई हमारा दुश्मन है कौन? हम एक दूसरे के दुश्मन है या हमारा दुश्मन सांप्रदायिक शक्तियां हैं? इस क्लैरिटी को जिस रोज आप एक वैचारिक स्तर पर खड़ा कर लेंगे, मेरा ख्याल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी कामयाब हो जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है, और कहीं ना कहीं इसकी क्लैरिटी सबसे पहले होना जरूरी है, क्योंकि इसकी क्लैरिटी होगी तभी तमाम चीजें जो है, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बना रहे हैं या फिर मुद्दों को आप डिसाइड कर रहे हैं या फिर आप सीटों की शेयरिंग कर रहे हैं, वो सब यहीं पर आकर क्लियर हो जाती हैं। अनिल सिन्हा जी, सवाल यही है कि मुद्दों की सियासत, अभी हमने देखा कि जहां पूरे तरीके से बीजेपी का पूरा इलेक्शन कैंपेन बिखरा हुआ नजर आया, मुद्दा विहीन नजर आया, वहां पर बात सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि सांप्रदायिकता की, धर्म की, धर्म उन्माद की, इसी तरह की तमाम बातें हुई। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र बनाए थे, उन्हीं की नकल बहुत सारी जगहों पर करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, लेकिन आखिरकार उसको जीत हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गरीब ही सिर्फ एक जाति है, या फिर जब वो ये कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं 5 किलो, और एक बार फिर से उन्होंने दे दिया है, और फिर उन्हें एक तरह से गुलाम बनाने की प्रवृत्ति, एक मानसिकता जो है उनके जहन में जो है वो घर करवाई जाती है, और जब वो कहते हैं कि महिला और फर्स्ट टाइम वोटर, इन सबको जब वो टारगेट करते हैं, तब हमें लगता है कि रैलियों में सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है इन सब का असर हो रहा है और आगे भी होगा, और उनके बाद जब एक बार फिर से राम मंदिर का नैरेटिव वो सेट करने में कामयाब रहेंगे, जिसमें पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा नजर आएगा, आरएसएस उनके साथ, और तमाम धन बल का जब प्रयोग किया जाएगा, तो 2024 की लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। और उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी अब विपक्षी दलों को बनाने की जरूरत है, उसकी काट क्या है, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो इन असेंबली इलेक्शंस में नजर आया, वो तो लगता है कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है उस तरह से। नहीं, उसमें कठिनाई है। कठिनाई ये है कि जैसे ये इलेक्शंस था, तो हम लोग भी डिबेट क्या कर रहे हैं, मतलब लगातार डिबेट चल रहा है एशिया में भी, मैं उसमें शामिल मानता हूं। उसमें डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस क्यों हारी, ये जो उनका नैरेटिव उनकी चल गई, ये सवाल है क्या कि लोकतंत्र कितना हारा, कितना पैसे का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, पोलराइजेशन किस तरह से किया। ये क्या है कि हमारी तरफ से भी एक तरह का हम लोग इसके शिकार हैं, को आप आलस कहते हैं, उसके शिकार है। कोई मेहनत ग्राउंड पर है, किस तरह से एक भी सीट मुसलमानों को पार्टी 3 पार्टी जीत कर आई है, उसने एक सीट भी नहीं उनको चुनाव में लड़ाया। ये मुद्दे नहीं, हम ये बताना नहीं चाहते कि देश के जो लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी अखिलेश जैसे लोगों की बनती है कि अभी राम मंदिर का मुद्दा आने वाला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा उन्होंने सेकुलर ये नैरेटिव बनाया है जैसे ये 3 हिंदी पट्टी में होता। बिहार की बात जाने दीजिए, बिहार में उनकी कोई नैरेटिव नहीं चली, कॉमनल नैरेटिव। अगर नीतीश नहीं होते तो कोई शासन नहीं कर पाती बिहार में, लेकिन वो इसीलिए बिहार को अपन इसमें से हिंदी पट्टी, यही देखिए कि बिहार लोग बात करते हैं कि हिंदी पट्टी जीत ली, हिंदी पट्टी जीत ली तो कम से कम 33%, 30% तो जरूर आबादी और भूगोल जो है वो बिहार के हिस्से में है।
और उसकी चर्चा नहीं, हिंदी पट्टी जीती नहीं गई है। अगर दोनों को मिला दे बिहार में जो, और उसका जो 40% वोट है, तो हिंदी पट्टी में बीजेपी नीचे है। ये बताना होगा, आंकड़ों के जरिए आपको बताना पड़ेगा कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। और ये जिम्मेदारी नीतीश और अखिलेश जैसे लोगों की है, वो बताएं। वो तेजस्वी करते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। तेजस्वी जब भी कोई मैसेजिंग करते हैं तो एकदम नहीं, इस बीच में ऐसा इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने इंडिया गठबंधन के नैरेटिव के खिलाफ हो। लेकिन ये काम ममता बनर्जी, नीतीश ने भी किया और इन्होंने भी, अखिलेश ने भी। बताइए कि जिस तरह से चुनाव जीता है, पोलराइजेशन, पैसा, और उसके बाद ईडी के इस्तेमाल से ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये क्या चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि कहाँ लोकतंत्र पहुंच गया है और किस तरह बीजेपी सबसे अभी डिवाइडेड हाउस है। पूरे उनके सबसे जो उनके बड़े नेता है मध्य प्रदेश में, वो गिन रहे हैं क्या कि उनको जगह मिलेगी कि नहीं। जिसकी ताकत से वो सत्ता में आई है उसको मोदी की जीत बता रहे हैं। इसी तरह वसुंधरा राजे को वहां साइडलाइन का, क्या ये स्टोरी जो सुप्रिया के जो हेडलाइंस है उसमें ये सब बातें हैं कि किस स्टोरी में घमासान है, वो इसकी चर्चा नहीं है। तो ये जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको आपको करना है, करनी, मतलब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है इनकी, आपको इनकी जिम्मेदारी भी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो वोट जिस तरह से पड़े हैं, जिस तरह से वहां का, उसमें एनालाइज भी करना चाहिए। और दूसरा है क्या कि ये मैं नहीं मानता, अभी देखिए अखिलेश जो है, अखिलेश रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नाम ले रहा हूं उनका इसीलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी इंडिया गठबंधन की अगर नैरेटिव बनानी है तो उनको क्या है, कांग्रेस को टारगेट करना चाहिए, उनको इस नैरेटिव काम करना चाहिए। और अच्छा, एक सवाल लोगों ने कहा कि कौन ही बुलाया उनको कैंपेन में, आप बताइए कि इन्होंने किसने ऑफर किया कि हम कैंपेन करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, नहीं किया। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये शख्स इस बीच में बीआरएस से ये कर रहे थे, मतलब बीआरएस के साथ जा रहे थे अखिलेश बार बार वहां। तो आप मैसेज दे रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने तोड़ा है, तोड़ना माफ कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? ये बात आएगी तो बहुत उनके लिए ये होगा, मतलब मुश्किल होगी उनको। वो लोग डरे हुए हैं ईडी और इससे, ममता बनर्जी का भतीजा जो है फंसा हुआ है। हम लोग भी अगर सेकुलर मीडिया कहते हैं तो हम लोग इनकी भी बात साफ साफ करें, ये फटता के बारे में बात ना करें। हम लोग बताएं कि ममता बनर्जी क्यों इस तरह से व्यवहार करती है इधर से उधर, इसीलिए कि अभिषेक बनर्जी जेल जाता, लेकिन वो जेल नहीं गया। मंत्री लोग, अरविंद केजरीवाल तो बी टीम है ही पहले से, इसका क्या कहते हैं बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी उसके सारे लोग जेल चले गए, वो क्यों नहीं जेल गया? अगर नीति हो तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल तो आया कि शराब घोटाले में है वो आम आदमी पार्टी उसमें जिम्मेदार है। तो अगर ये बात है तो पकड़ के ले जाइए उनको, वो घूम रहा है। उनको दी ईडी ने इजाजत कि आप चुनाव में 200 कैंडिडेट और 250 कैंडिडेट जो भी है सारे जगह चुनाव लड़ो, घूम रहा था, ईडी ने सम्मान देकर के छोड़ दिया। ये सब भी समझ, और सारी बात है कि इस बीच में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके इंडेक्स भी बताना चाहिए। किसी भी दुनिया में कोई का कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट, पूरा चुनाव, लोकल इलेक्शन से प्रोविंशियल इलेक्शन, इसमें कोई दुनिया में और पूरा प्रधानमंत्री चुनाव में बैठा हुआ हो, जबकि इजराइल और हम का मुद्दा है, दुनिया का बड़ा मुद्दा हमारा स्टेट थ्री डिप्लोमेसी को कोलैप्स हो गई। चाइना मध्यस्थता कर रहा है, जो जिस के लिए हम लोग लगातार रहे हैं। हमने हमारे चीन की सीमा का प्रॉब्लम है, आपका प्रधानमंत्री तो में ये कहने का, या जयपुर में, रायपुर में ये कि फांसी लटका दो विपक्ष को, चुनाव वोट के जरिए फांसी लटका दो, ये बता रहा है। तो ये बातें बतानी चाहिए कि ये इस तरह की डेमोक्रेसी कांग्रेस से
थोड़ी डेमोक्रेसी, अरे भारत के संविधान और भारत की जनता इस डेमोक्रेसी को बनाए हुए है, उसको बताना चाहिए कि आपकी डेमोक्रेसी किधर जा रही है। कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई कि नहीं, देखिए 3 दिन से बाद 2 दिन से चल रही है कि कांग्रेस ने जो मीटिंग बुलाई उस मीटिंग में लोग क्यों नहीं आए, और ये क्यों नहीं बोल रहा है कि जब विधायक दल का चुनाव, जब 3 प्रदेश जीत चुकी है बीजेपी, तो उसके विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हो रही है, ये नहीं बता रहा है। तो क्यों नहीं बता रहा है भाई? तो ये बिल्कुल बिल्कुल, इसके हमको लग रहा है कि हमको डिबेट का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहिए। चुनाव पर खूब बहस होने, उसके आंकड़े बताने चाहिए। चुनाव से किन लोगों को नोटिस भेजे, कितनी लोग शिकायत, कितने पर एक्शन किया, ये चाहिए कि किस तरह से चुनाव। और अभी तो वो मुद्दा भी आ ही गया ना, फरवरी जो चुनाव कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जाने वाले हैं, और वो जो कोई सोच समझा कोई भी कानून बन सकता है जिसमें कहे कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे एक मेंबर जो कैबिनेट का होगा, वो भी कैबिनेट का नहीं, कैबिनेट का एक मेंबर वो नॉमिनेट करेंगे, और 2 लोग रहेंगे, 3 लोग में एक विपक्ष का नेता होगा। ये मतलब आप सोच लीजिए कि संविधान के जो स्पिरिट है उसके कितना खिलाफ है, लेकिन वो कानून लेकर आने वाले हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश को ये बोलना चाहिए कि चुनाव जो है हाईजेक किया, और क्यों प्रधानमंत्री इतना सिक्योरिटी, इतना पैसा इस्तेमाल करके, खर्चा करके देश के एक्सचेकर का कैसे चुनाव लेते, ये सवाल करने के बोल रहे हैं कि अहंकार उनका। अरे अहंकार का मोदी टांगे हुए है संविधान को और लोकतंत्र को, ये कर रहा, उस पर अटैक करना चाहिए। मैं एकदम इसके एकदम खिलाफ हूं कि इस तरह का नैरेटिव चलाए। इनको है निश्चित तौर पर कि कांग्रेस अगर आएगी तो ये कम हो जाएंगे, लेकिन ये डर इंपॉर्टेंट है या डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट? ये आप ये बताइए, वो जो चुनाव में भाग गए थे 50 रैलियां की, आज ही कहीं मैं देख रहा था अखिलेश जी 24 रैलियां उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की? अभी 2024 तो आ गया है, वहां कोई 24 रैलियां यहाँ कर रहे हैं, वहां इनका, और किसने ये कौन खर्चा उठाया, पूछना चाहिए कहां से पैसा आ रहा है भाई इनको, और ये पैसा का इस्तेमाल इनको उत्तर प्रदेश में करना चाहिए या मध्य प्रदेश में करना चाहिए। कम से कम नीतीश ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, जेडीयू के कैंडिडेट खड़े कर दिए, लेकिन वो रैलियां करके घूम नहीं रहे थे ना, किसी ने नहीं किया। अखिलेश बहुत मतलब कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण जगह में अखिलेश के हाथ में कमान है विपक्ष की, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, एड्रेस करती है बाकी। जी जाहिर सी बात है अनिल जी, बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर उठाए, वक्त की कमी है, और एक एक सवाल मैं आप दोनों लोगों से लेना चाहूंगी, विवेक जी से और बिलाल जी से। बिलाल जी, फिर आप आगे की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अगर जातिगत जनगणना पर हमें लगा कि जिसकी बात बहुत जोर शोर से उठाई, बिहार ने उसमें एक तरह से पूरी तरीके से लीड ली, और लगा कि ये ओबीसी का जातिगत जनगणना का ये मामला है, मंडल 2 जिसे कहा जा रहा है, वो एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और जो वेलफेयर स्टेट की जो बात लगातार की जा रही थी, जहां पर सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, इन सब की बात जो की जा रही थी, लग रहा था कि ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी सांप्रदायिक जो सियासत है उस पर कहीं भारी पड़ने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है ये असेंबली इलेक्शंस थे, इसलिए इन मुद्दों ने उस तरह से कमान आगे नहीं बढ़े, और 2024 में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव, तो इन्हीं मुद्दों पर होने जा रहा है, इसको कैसे आर्टिकुलेट किया जाएगा, किस तरह से और पूरे रिफाइंड फॉर्म में रखा जाएगा, और तमाम दल एक साथ मिलकर किस तरह से इस पर बात करते हैं, इससे ही तय होने जा रहा है। क्योंकि अगर 40% से ज्यादा अगर वोट मिलते हैं, 9.5 लाख वोट जो हैं वो अगर बीजेपी से ज्यादा मिलते हैं, तो ये दिखाता है कि जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों पर लोगों ने यकीन तो किया है। यकीनन इसमें तो दो राय नहीं कि जिस तरह से कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में एक रणनीति बना के चुनाव लड़ा, जो मुद्दे उसके पास थे और जिस तरह से उसने कैंपेन किया, उसके पास क्षेत्रीय छत्रप भी थे, उसके पास मुद्दों को भी कोई अभाव नहीं था, उसका जो कैंपेन था वो भी स्ट्रीमलाइन नजर आया। बस इस पे ये कह सकते हैं कि उनका नैरेटिव इनके नैरेटिव में भारी पड़ गया, या कि भाई आप जब 7 मैच जीतते हुए आते हैं तो फिर आपको फाइनल में स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत क्या है?
उस रोज वही वाली बात है कि जिस वर्ल्ड कप में इंडिया कंटिन्यूटी में जीतता हुआ आ रहा है, तो फिर वो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। तो जिस स्ट्रेटेजी को कांग्रेस हिमाचल में अपनाई, जिसको आपका कर्नाटक में अपनाई, जिसको तेलंगाना अपनाई, उसको कामयाबी मिली। और स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं थी। और एक कोशिश ये और करनी चाहिए कि नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव उसमें छेद ना कर पाए या उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। तो नैरेटिव एस्टेब्लिश करने के लिए अब जरूरी है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के नैरेटिव के अंदर सहयोगी पार्टनर की तरह एक काम करना चाहिए। और ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ इसमें नुकसान केवल कांग्रेस का नहीं है, क्षेत्रीय दलों के भी अस्तित्व का सवाल है। और ये समय इस लोकतंत्र को बचाने का है, अपने अस्तित्व को बचाने का है। और ये समय देश के अंदर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, उसको बचाने का है। ये समय क्षेत्रीय पार्टियों को अपने आप को बचाएगा नहीं है, और न ही क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझना चाहिए कि साहब हम अपने आप को बचा के किसी को दांव पर लगा के अपने आप को सेव कर लें। देखिए, अकेले अकेले सब सूली पे टांग दिए जाएंगे, इसमें किसी को नहीं भूलना चाहिए। सवाल यही है कि अब स्ट्रीम लाइन होकर आप कितना स्ट्रांग नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, सोशल नैरेटिव, मुद्दों का नैरेटिव, और खास तौर से ध्रुवीकरण के अगेंस्ट जो मैकेनिज्म है उसको किस तरह से ब्रेक करें, उसका कोई मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए। और इस तरह से सनातन पर आपको बताना चाहिए कि सनातन का जो ये नैरेटिव है एक वर्ग विशेष का नैरेटिव है। आपको बताना चाहिए ये धार्मिक राजनीति है, एक वर्ग विशेष की राजनीति है। आपको बताना चाहिए कि राष्ट्रवाद की राजनीति है, ये ढकोसला है। और इसके अगेंस्ट आपको एक प्रॉपर नैरेटिव पेश करना चाहिए और बताना चाहिए कि सामाजिक समानता क्या है, सामाजिक अधिकार क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है और सामाजिक समरसता क्या है। इसके अंदर कास्ट का जो नैरेटिव है यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट कैसे करें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसका फाइन आर्ट्स के साथ उतरना चाहिए। जी बिल्कुल। और विवेक जी, आपसे मेरा सवाल, वैसे तो आज 6 दिसंबर है, 1992 के बाद कैसे देश की पूरी सियासत जो है बदल गई, आज ही का वो दिन है। और उसके बाद से जो कुछ घट रहा है वो हम सबके सामने है, वो हम सब देख रहे हैं। और अभी की, और उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव का क्या उसमें रोल रहा, उनको जरूर याद करना चाहिए आज के दिन। और फिर उनके साथ क्या कुछ किया गया वो भी हम देख रहे हैं, कैसे उनकी सियासत को पूरी तरीके से खत्म किया गया। लेकिन अभी आगे की रणनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो साफ लग रहा है विवेक जी के भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी रणनीति के साथ ही 2024 में भी उतरने वाली है। उसने अभी से वही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, एक अकेला सब पे भारी, वही तमाम चीजें कि मोदी के आगे कोई नहीं है, उसकी कोई टक्कर नहीं है, राम मंदिर का इशू होगा, सांप्रदायिक ताकतें होंगी। अभी से उसने ये कहना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि नफरत की सियासत दरअसल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस हमेशा बंटवारे की सियासत कर रही है, वो बांट रही है, अब वो नॉर्थ और साउथ में बांट रही है। हालांकि किसी बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई, लेकिन अब वो मीडिया के सहारे ये नैरेटिव भी गढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इसकी काट क्या, कैसे एक रणनीति इंडिया गठबंधन बनाए कि आगे उसके लिए क्या उन्हीं का जवाब दे, उससे बात नहीं बन रही, एक काउंटर नैरेटिव लेकर आए, वो भी उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो फिर आखिर क्या? अनम्यूट कर लें आप अपने आप को, विवेक जी अनम्यूट कर लें। जी हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है? जी 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 बुशरा जी, ऐसा है कि एक सिंपल अरिथमेटिक जो आज हमारे नजर के सामने वो ये है कि 2019 में बीजेपी के पास कुल मिलाकर 37% वोट थे, 2014 में 31 थे, वो बढ़कर 37 हो गए 2019 में। और इसका मतलब ये है कि 2019 तक कम से कम 63% लोग ऐसे थे जो बीजेपी के कायल नहीं है, जो मोदी जी के कायल नहीं है, जो उनका जो हिंदुत्व और नेशनलिज्म का नैरेटिव है उससे इंप्रेस्ड नहीं है। बहुत स्पष्ट सी बात है। अब हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल देते हैं उसमें, और ये मान के चलते हैं कि बीजेपी का प्रतिशत और 3% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, मान लीजिए 42 तक चला जाएगा।
तो उसके बावजूद भी आज भी पूरे अपोजिशन को इकट्ठा अगर मिला दिया जाए तो 58% तो ऐसे लोग आज भी है इस देश में जो हिंदुत्व, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और ये बीजेपी के जो कुछ भी जुमले हैं, मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है, अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी हो, चाहे फिर वो जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे लाभार्थी पॉलिटिक्स हो, 5 इनके जो स्ट्रांग पिलर्स है, लाभार्थी पॉलिटिक्स, मोदी, शाह, नेशनलिज्म, हिंदुत्व और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां, ये इनके 5 स्ट्रांग पिलर्स है। ये पांचों पिलर्स को से ये लोग, ये जो 58% लोग है, 60% लोग है, इन पांचों पिलर्स का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, बट इनको आपको साथ जोड़ना है। ये आज बटे हुए आप सारे अलायंस पार्टनर्स जो है उनमें बटे हुए। ये भी है कि कुछ ऐसे इसमें अपोजिशन की पार्टीज है, बीजेडी है, वाईएसआर है, इनके जैसी पार्टीज है जो आपके साथ नहीं है। आप मान लीजिए कि वो सारे मिलाकर 10% ले रहे हैं, तो उसके बावजूद 48% वोट तो ऐसे है ही जो बीजेपी के साथ किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। तो आपको सबको इकट्ठा मिलकर ये 48% वोट अपने तरफ लेना है। ये सीधा अरिथमेटिक है, लेकिन पॉलिटिक्स में अरिथमेटिकली काम हमेशा होता ही है, ऐसा नहीं है। 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं, 2 और 2 3 भी हो जाते हैं। वो 3 तब होते हैं जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ती रहे। ऐसी सिचुएशन में वो 2 और 2 4 होने के बजाय वो 3 हो जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी से आपको बहुत प्रॉब्लम है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से प्रॉब्लम है, तो फिर अलायंस कैसे बनेगा? आपको किसी ना किसी हल पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करिए, एक साथ बैठिए और जो भी आपके डिफरेंसेस है, समाजवादी पार्टी के क्रेडेंशियल्स बहुत डाउटफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से आजम खान को उन्होंने छोड़ दिया है उनके हाल पर, और एक मुल्ला मौलवी की पार्टी, मुलायम यादव को तो मुल्ला यादव ही कहते थे, मुल्ला मुलायम ही कहते थे, वो इमेज से बाहर आने के लिए वो थोड़ा सा प्रो हिंदू होने की बात कर रहे हैं। उसी तर्ज पर कमलनाथ जैसे आदमी ने भी, कांग्रेस के लीडर ने भी वही रुख अख्तियार किया है। तो आपको, मैं बिलाल साहब से पूर्ण सहमत हूं, आपको एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बनाना पड़ेगा सबका इकट्ठा मिलाकर। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो योगेंद्र यादव जी बीच में नागपुर आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा, किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम वाला, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप हिंदू मुस्लिम तर्ज पर बात करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश में ऐसा है कि लोग बीजेपी की तरफ जाते हैं। लोगों को कुछ नहीं पड़ी है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कम से कम बीजेपी के वोटर्स जो है, जो उनको बहुमत दिलाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो ऐसे में इसीलिए तो शायद राहुल गांधी ने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा की थीम है, वो लव वर्सेस हेट रखी थी। वो कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म ऐसे नहीं रखी उन्होंने उसको केयरफुली क्राफ्ट किया था, लव वर्सेस हेट। क्योंकि आप सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म अगर आपने इस तर्ज पर डिबेट शुरू किया तो लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, ये अनुभव है। इसलिए आपको जहां तक नैरेटिव का सवाल है, बहुत केयरफुली उस पर ट्रेड करना होगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन जब आप सारे इकट्ठा आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुमत है। जब आप इकट्ठा आते हैं तो आपके पास बहुमत है, और बहुमत का सहारा लेकर उस स्ट्रेंथ के साथ आप अपने नैरेटिव को बहुत दमखम के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यही समय है एक अल्टरनेटिव नैरेटिव बनाने का। और उससे अगर आप चूके, कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने पहले वो लव वर्सेस हेट किया, वो लाया, उसके बाद में फिर वो जितनी आबादी उतना हक ये लाया, और उसके बाद फिर वो लाभार्थी पर आ गए। आप किसी एक नैरेटिव पर कायम नहीं रहे, तो आप या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन करिए, तीनों एक साथ चलाइए। लेकिन आपने इस इलेक्शन में पूरा फोकस वेलफेयरिज्म पे दिया, आपने कम्युनलिज्म के मुद्दे को हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि आपको लगता है वो उसको हाथ लगाने से हमारा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा डर के अगर आप कम्युनलिज्म के मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि ये तो सच्चे सेक्युलर नहीं है, ये तो डरते हैं। आप ये बताते हैं, गोत्र बताते हैं, ये बजरंगबली की खड़ी करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इस तरह की आपकी इमेज न हो, इसकी आप केयर लीजिए। कांग्रेस के तरफ से देखिए, कांग्रेस की इस देश को बहुत जरूरत है। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए कांग्रेस को आज सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी का मिशन है कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करेगा।
और मैं लोकतंत्र का पक्षधर हूं, इसलिए मैं कांग्रेस की तरफ से हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं हूं। तो इसलिए नैरेटिव आप अभी बनाइए। तीनों लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न जो है, बेरोजगारी, महंगाई, ये भी है, लाभार्थी भी है, वेलफेयरिज्म भी है, कम्युनलिज्म भी है, और जो सामाजिक न्याय वाली बात है, मुझे लगता है बिलाल जी ने बिल्कुल सही कहा। और मैंने स्क्रोल में 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने यही बात कही कि उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उससे ज्यादा उसका सोशल एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय का। आपको ये बताना जरूरी है। आप जब ये बताएंगे तभी बात बनेगी कि ये ब्राह्मणिकल प्रोजेक्ट है, ये ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, इसका मतलब ये ओबीसी के पक्षधर है, ऐसा नहीं। ये पूरा प्रोजेक्ट ही ब्राह्मणिकल है। ये अपर कास्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आप जिस तरह से ये नैरेटिव, आप जब तक इस तरह से इस नैरेटिव को नहीं रखेंगे, तब तक बाकी जो तबके हैं समाज के, तो सामाजिक न्याय इकोनॉमिक फ्रंट पर तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय जो सोशल फ्रंट पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बात जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लोग आपको देंगे। क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट तो वो भी दे रहे हैं, वो भी ओबीसी को इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। तो आप अलग क्या कर रहे हैं? आपका नैरेटिव अलग तब होगा जब आप सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस तो कोई भी दे सकता है। आपने वेलफेयर का मुद्दा उठाया, उन्होंने वेलफेयरिज्म आपसे ले लिया और आपसे आगे बढ़ गए और फायदा ले लिया। क्या फायदा है? तो ये सब करना होगा। नैरेटिव के फ्रंट पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये बिलाल जी की बात से मैं भी सहमत हूं। और यूनिटी इंडेक्स 100% रखिए। आपके तरफ आज भी 60% वोट है। इस बात ये आपका स्ट्रेंथ है। इसको आगे लेकर आप जा सकते हैं और जीत सकते हैं लड़ाई। अभी भी जीत सकते हैं। जब तक ये आशावाद आपके मन में नहीं होगा, आप लड़ाई जीत नहीं सकते। नहीं, हम तो 2029 की बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वगैरह, इस तरह की बात कुछ कांग्रेस वाले करते हैं। वो 2029 के लिए आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। वो तो 2047 तक यहाँ पर चिपके रहेंगे। प्रोजेक्ट है, आपको नाउ और नेवर, यही आपका बैठक। अभी जीतिए। बिल्कुल सही बात आपने लास्ट में जो आपने बात कही वो बहुत सही बात है। और 2029 2024 बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 2024 ही एक नॉर्मल चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद तो क्या होगा बस वो तो देखना ही होगा कि जो डराया जा रहा है वो उसमें डर कितना वाजिब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम को देखने के लिए। ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम को आप शेयर करें, हमारी वीडियोस को भी आप शेयर करें और लगातार डीबी लाइव को आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। और 7 बजे आपके साथ राजीव जी लेकर हाजिर होंगे न्यूज पॉइंट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।